गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है बायो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बायोलॉजी से सीधा सीधा समझ में आता है बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम है ना। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं भाई? आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में आ सकते हैं लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? ये लिविंग बींग्स हो सकते हैं आपके माइक्रोब्स। ये लिविंग बींग्स हो सकते हैं आपके एनिमल्स। ये लिविंग बींग्स आपके हो सकते हैं कोई भी प्लांट्स। ओके। ये तीनों मिलकर के आते हैं आपके लिविंग सिस्टम में। टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं। एक आते हैं टूल्स जो आप यूज़ करते हैं और दूसरी आती हैं टेक्निक्स। तो इन टूल्स एंड टेक्निक्स को आप लिविंग सिस्टम में अप्लाई करते हैं, इन माइक्रोब्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर। तो अब बनती है बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपसे कोई प्रॉपर डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। Biotechnology is the multidisciplinary science that deals with tools and techniques applied in living beings। ये लिविंग बींग्स कौन है? आपके बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम to produce a desired प्रोडक्ट। यानी आप क्या करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में? कोई आपके पास एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो कि कैसा है? चीप इन नेचर, यानी वो बहुत सस्ता है। आप क्या करेंगे? इसमें बायोटेक अप्लाई करेंगे, तब इस रॉ मटेरियल से आप क्या बनाएंगे? एक डिजायर्ड प्रोडक्ट। आप एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बना देंगे। और ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये कैसा होगा नेचर में? कॉस्टली होगा। ये आपका मेन पर्पस है बायोटेक में, आपका बायोटेक करने का। इतनी बात समझ में आई भाई? रॉ मटेरियल जैसे आप यूज़ करें मोलासेस, केन मोलासेस आप यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं गन्ने की खोई। अगर आप उसमें बायोटेक अप्लाई करें, कल्चर लगाएं, तो आप उससे एक बेहतरीन कॉस्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी है। इतनी बात समझ में आई मेरी सभी को? ये बेसिक डेफिनेशन थी। अगर मैं आपको बात करूं कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। जैसे जब ह्यूमन बीइंग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया कर्ड प्रोडक्शन। और ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कर्ड प्रोडक्शन का, जो लगभग सभी के घरों में किया जाता है। और कर्ड प्रोडक्शन में करते क्या है? बोल रहे हैं सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप क्या करेंगे? मिल्क लेंगे, मिल्क को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। उसके बाद उसको कूल करते हैं। फिर कहाँ पर? रूम टेम्परेचर पे। यानी आप उसको रूम टेम्परेचर पे करके छोड़ दोगे। रूम टेम्परेचर पे करने के बाद आप इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच
1 चम्मच कर्ड, 1 स्पून कर्ड। जैसे आप इसमें स्पून कर्ड ऐड करते हैं और ओवरनाइट इसको छोड़ते हैं, तब आप सुबह में देखते हैं कि जो भी मिल्क था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कर्ड में। भाई ऐसा कैसे हो गया, आपने कर्ड डाला था और सारा दूध कर्ड में कन्वर्ट हो गया। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम फर्मेंटेशन, कि इसमें हुआ क्या है, फर्मेंटेशन हो गया है। अब ये फर्मेंटेशन भी क्या है, एक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक थी, जिसको लोग एंशिएंट टाइम से करते आ रहे हैं। इसका मतलब बायोटेक कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया है, ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है और लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज़ें मैं आपको एक बताता हूँ कि ऐसा 1 चम्मच इस कर्ड में क्या था कि इसने पूरे मिल्क को कन्वर्ट कर दिया कर्ड में। वो आप ध्यान से सुनिए भाई। ये जो कर्ड होता है, कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है भाई बैक्टीरिया। कर्ड के अंदर प्रेजेंट है बैक्टीरिया, और कौन सा बैक्टीरिया है वो, लैक्टोबैसिलस लैक्टी। ये क्या करता है, ये मिल्क को इट फर्मेंट मिल्क इनटू कर्ड। ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब इसको ओवरनाइट में क्या मिला, एक प्रॉपर इंक्यूबेशन टाइम, यानी आप एक प्रॉपर इंक्यूबेशन टाइम देते हो तो मिल्क को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा सीधा कर्ड में। समझ में आया मेरी बात? ओके, तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी पिलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या पिलर हैं वो मैं आपको 4 पिलर लिखवाऊंगा, आप उन चारों को बड़े अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। फर्स्ट पिलर, पहले पिलर हैं इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के या फिर बायोटेक्नोलॉजी के जो 4 पिलर हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला पिलर है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। दूसरे पिलर हैं आपके वेक्टर। तीसरा आपका मेजर जो पिलर है वो है होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आप ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हो। और चौथा पिलर है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन जिसका आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो। ये 4 अगर पिलर आपके पास हैं तो आप एक सक्सेसफुल बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। जैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे कट डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट या साइट। डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट पे कट लगाएंगे। वेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं, वेक्टर आर व्हीकल मॉलिक्यूल which transfer DNA into a suitable host। ओके, तो ये डीएनए को ट्रांसफर करेगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इट replicate आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये वो टारगेट डीएनए है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में जिसका प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, यानी हम इसका प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये 4 प्रोडक्ट या फिर ये 4 आपके बहुत ही स्पेसिफिक टूल्स हैं जो आपको 1 बाय 1 याद करने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? तो हम सबसे पहला पिलर जो लेते हैं वो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो हम पहला पढ़ रहे हैं सबसे पहले
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। सभी लोग जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन मतलब, देखो दो टर्म है इसमें, पहला है रेस्ट्रिक्शन और दूसरा है एंडोन्यूक्लियेज। दोनों ही समझाता हूँ, आराम से ध्यान से समझना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है टू प्रिवेंट या फिर रोकना, किसी चीज को होने से रोकना, किसी चीज पे प्रतिबंध लगाना, उसको होता है रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब रोकना। और एंडोन्यूक्लियेज आर एंजाइम्स that cut DNA from inside, यानी DNA के अंदर से अगर कोई एंजाइम कट लगाए तो उनको कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते क्या हैं भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ऐसे न्यूक्लियेज हैं या ऐसे एंजाइम्स हैं जो DNA में अंदर की तरफ से कट लगाते हैं। सपोज दैट ये एक DNA है और ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। तो जैसे ये DNA के साथ आके जुड़ेगा, ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर DNA में भाई, इस पर्टिकुलर DNA में एक कट लगा देगा इस तरह से। अब ये DNA यहाँ से कट गया तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन ऑफ DNA, यानी इस DNA में कट लगाने वाले एंजाइम्स को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। अब ये सिस्टम कहाँ पाया जाता है भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पाए जाते हैं आपके जितने भी जितने भी वायरसेस हैं उनमें। और सबसे पहले भी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं वो पाए गए थे आपके फेज के अंदर। फेज कौन से फेज? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। देखिए हर एक बैक्टीरिया के पास, नहीं बैक्टीरियोफेज के पास नहीं, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है कि हर एक बैक्टीरिया के पास एक आरएम सिस्टम होता है। बैक्टीरिया के पास क्या है, एक आरएम सिस्टम है। अब इस आरएम का मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन, यानी आर स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन और इसमें जो एम वर्ड है, एम स्टैंड फॉर मॉडिफिकेशन, यानी ये रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन दोनों कराएगा, ऐसा सिस्टम। अब होता क्या है, रेस्ट्रिक्शन जो करते हैं ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या एंडोन्यूक्लियेज। और एम का मतलब है मॉडिफिकेशन कौन कराएंगे? मॉडिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं मिथाइलेज एंजाइम, जो क्या करते हैं, ऐड मिथाइल ग्रुप। ये क्या करेंगे, CH3 ग्रुप को ऐड कर देंगे DNA में। बात समझ में आ रही है इतनी? हाँ, तो ये सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ था? ये सिस्टम देखा गया था कि सपोज दैट ये एक बैक्टीरिया है, इसका बैक्टीरिया का खुद का एक जीनोम है, इस तरह से बैक्टीरिया का जीनोम है, लेकिन इसमें दो तरह के एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं। एक तो प्रेजेंट है इसमें इस तरह से RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और दूसरा एंजाइम इसमें प्रेजेंट है मॉडिफिकेशन यानी मिथाइलेज। यानी मैं एक बैक्टीरिया बना रहा हूँ, अब मैं इसको अगर लेबल करूँ तो आप समझना कि ये तो है इसका बैक्टीरियल DNA या बैक्टीरियल जीनोम। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है इसमें मिथाइलेज एंजाइम, जो कि क्या करेगा, मिथाइलेशन यानी CH3 ग्रुप ऐड करेगा खुद के DNA में। और ये दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या एंजाइम। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, तो अब आते हैं वापस से एक बार आरएम सिस्टम पे। तो देखिए ये जो आरएम सिस्टम है, रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम, बैक्टीरिया क्या करता है भाई? सपोज दैट इस बैक्टीरिया को कोई
फेज अफेक्ट कर दे आकर के, इस बैक्टीरिया को कोई फेज अटैक यानी बैक्टीरियोफेज आकर के अटैक कर दे, तो होगा क्या भाई, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जिनमें लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, यानी बैक्टीरिया किलिंग वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। अब ये क्या करेगा बैक्टीरियोफेज, ये इस बैक्टीरिया को देखेगा और इस पे अटैक करेगा, है ना, इस पे अटैक करेगा। अब भाई इस पे अटैक करेगा तो बैक्टीरिया खुद को बचाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास हमारे जैसा कोई सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास तो एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल पे या फिर हमारी बॉडी पे कोई भी वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी तो उसके अगेंस्ट एक इम्यून रेस्पॉन्स शो करके बचा लेती है हमको, लेकिन बैक्टीरिया के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बैक्टीरिया के पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसका आरएम सिस्टम। बात समझ में आ रही है अभी मेरी? तो इसने इसको इस तरह से अटैक किया, सपोज दैट, है ना, इसका डीएनए। आप देखिए जब ये फेज बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, वो स्टेप मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले ये फेज जा कर के अटैच होगा, अटैचमेंट लेगा बैक्टीरिया के साथ। अटैचमेंट लेने के बाद ये उसकी वॉल को ब्रेक करेगा, यानी पेनिट्रेट करेगा। वॉल को जैसे ही ब्रेक करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल देन इंसर्ट करेगा, यानी इंसर्ट डीएनए। डीएनए इंसर्ट करने के बाद क्या करेगा, ये फेज रेप्लिकेट करेगा, यानी अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा होस्ट की मशीनरी यूज करके, और देन पूरा के पूरे फेज बनाएगा। तो इससे बचने के लिए बैक्टीरिया क्या करेगा, जैसे इसको पता चलेगा कि उसके पास दो चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैंने आपको ये बताया, पहला तो इसका खुद का जीनोम है भाई, जीनोम होने के साथ साथ इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो है इसके पास एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और दूसरे इसके पास हैं साथ में यहाँ पर मिथाइलेज। तो जैसे ही ये फेज ने एंट्री मारी, जैसे ही इस फेज ने एंट्री मारी, ये क्या करेगा, फेज जैसे ही एंट्री मारेगा, जैसे ही ये फेज आपके एंट्री मारेगा, ये क्या करेगा बैक्टीरिया पहले तो अपने डीएनए को मॉडिफाई करेगा, क्योंकि वो पहचानेगा कि व्हाट इज इट्स ओन एंड व्हाट इज फॉरेन। हालांकि आरएम सिस्टम जो है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ, कि आरएम सिस्टम यही बताता है कि व्हाट इज इट्स ओन एंड व्हाट इज फॉरेन। इसको रिकॉग्नाइज कराता है बस, कि कौन सा उसकी बॉडी का डीएनए है और कौन सा बाहर का डीएनए है। तो सबसे पहले जो आपका आरएम सिस्टम में मिथाइलेज हैं, वो क्या करेंगे, ये मिथाइलेज जा करके इस डीएनए, इसके खुद के जीनोम में मिथाइल ग्रुप इस तरह से ऐड कर देंगे जगह जगह पर। अब जब जगह जगह पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, तो अब जो दूसरे वाले एंजाइम्स हैं भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो दूसरे एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, वो क्या करेंगे, इस फेज का जो नया डीएनए आया है ये, इसमें कट लगाएंगे, यानी ये जाएंगे इसके पास और क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ब्रेक करेंगे। बात समझ में आ रही है अभी मेरी? अरे इतनी बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या है इस पूरे सिनेरियो में, कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है भाई, जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो तो सेफ रहा, इसका खुद का जीनोम तो सेफ है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसमें लगा चुके हैं मिथाइलेज, कि भाई इसका जो खुद का जीनोम है वो तो सेफ है, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप लग गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ने इसको तो पहचान लिया कि ये खुद का डीएनए है, इसमें मिथाइल ग्रुप है। लेकिन जो बाहर से फेज का डीएनए आया है ये वाला, इसको क्या किया, इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ने पहचाना और इनमें कट लगा दी, और फाइनली ये डीएनए ब्रेक हो गया इस तरह से। तो इसने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ने एक काम किया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2
nuclease restrict the growth of phase यानी bacteriophage inside the bacteria. Hence RM system acts as defense mechanism of बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है, या फिर इट एक्ट्स एज इम्यून सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया. तो भाई ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा. ये मेरी बात समझ में आई सभी को? इस तरह से आरएम सिस्टम वर्क कर सकता है, करता है इसी तरह से वर्क आरएम सिस्टम. बात क्लियर, समझ में आई? तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इनसाइड द बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया सेफ बचा रहता है. भाई यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. इसके बाद हम अगर कोई दूसरा पार्ट देखें, हम सबसे पहला देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज किस तरह से काम करते हैं. ये तो हमने देखा. अब हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और कितने टाइप के हो सकते हैं. तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. अब मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को आर ही लिखूंगा. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जनरली 3 तरह के होते हैं. पहला है टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. दूसरे हैं टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. और तीसरे हैं टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. हालांकि कुछ बुक्स में टाइप 4 भी होते हैं, बट हम जनरल टाइप 3 को ही पढ़ेंगे, टाइप 3 तक ही पढ़ेंगे एंडोन्यूक्लिएज. अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा यूज कौन से किए जाते हैं, तो टाइप 2 आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड. दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन आरडीटी. ओके, तो ये इनका क्लासिफिकेशन है. अभी मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद मैं एक एक चीज़ को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा. तो ये 3 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज पढ़ेंगे हम, क्लासिफिकेशन. उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका नोमेनक्लेचर. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दूं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, इको R1. ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जो कि रिकॉग्नाइज करता है GAATTC इस सीक्वेंस को, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. हालांकि डबल स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं समझाऊंगा. इसमें ये जो 4 लेटर हैं, जैसे E, को, R और 1, ये क्या स्टैंड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ. जिसमें जो फर्स्ट लेटर है, कैपिटल लेटर, इट स्टैंड फॉर जीनस. पहला लेटर रिप्रेजेंट कराएगा इसका जीनस, यानी एस्चीरिचिया. ठीक है. जो सेकंड 2 लेटर एक साथ हैं, वो रिप्रेजेंट कराते हैं इसका स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पीसीज, इसकी स्पीसीज. जैसे कोलीफॉर्म, CO स्टैंड फॉर कोलीफॉर्म. जनरली इसको कुछ लोग कोलाई लिखते हैं, बस इकोलाई. ठीक है. R स्टैंड फॉर इसका स्ट्रेन, कि ये कौन सा स्ट्रेन है. तो भाई ये है RY13 स्ट्रेन. और ये फर्स्ट, ये है इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. कहने का मतलब ये कि इसको
इकोलाई से पहली बार आइसोलेट किया गया था। ये पहला इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, ये इसका नोमेनक्लेचर है। अब यहाँ से आगे की क्लास हम आगे पढ़ेंगे। ओके।